बीजेपी ने आज के दिन महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की तो टीएमसी ने अपनी लोक लुभावनी योजनाओं की याद महिलाओं को दिलाई। अब सवाल ये है कि महिला फैक्टर यानी कि ये वाला एम फैक्टर बीजेपी के साथ जाता है या ममता बनर्जी के साथ जाता है, क्योंकि बीते चुनावों के आंकड़े देखें तो एक तरफ ममता बनर्जी के साथ महिला वोट इंटैक्ट नजर आता है, तो बीते 10 सालों में बीजेपी ने भी अपने महिला वोट बैंक में इजाफा किया है। 2016 में वो बीजेपी जो 4% महिला वोटर्स के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही थी, 2021 में 37% महिला वोट बीजेपी को मिला, जिससे बीजेपी उत्साहित। खैर ये तो बात रही मुद्दों की, ये तो बात रही नेताओं की। 142 सीट है सेकंड फेज की, जहां टीएमसी का दबदबा रहता है, जिसे दीदी का गढ़ कहा जाता है। वहां पर मतदान होना है। पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है कि सत्ता में बने रहने का या सत्ता में आने का बीजेपी का जो सपना है वो इस बार पूरा होगा। और इसके लिए बीजेपी ने कितनी तैयारी की, बीजेपी ने कितनी मेहनत की, टीएमसी ने कितनी मेहनत की, ये आइए आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद नेताओं के डायलॉग, नेताओं के बयान, नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, किसी का कहीं पर जाना, किसी की आंखों में चुभना, ये सब आपको बताऊंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए अब एक दिन का जो समय है वो बीच में है। 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 142 सीटों पर ईवीएम में कैद हो जाएगी कैंडिडेट्स की किस्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी वक्त में, आखिरी दिन, आखिरी घंटों में जितनी कोशिश बीजेपी और टीएमसी की तरफ से की जा सकती थी, उतनी कोशिश जनता के दिल में उतरने की है। तो डिजिटल दंगल में आज बीजेपी का मिशन बंगाल और टीएमसी का मिशन बंगाल आपको समझाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पश्चिम बंगाल में जीत की जो पूरी तैयारी थी या जीत की जो पूरी रणनीति थी अपने कंधों पर ली। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए। इसके साथ ही साथ झारग्राम में जाकर झालमुड़ी खाना, व्लॉगिंग करना, हुगली में बोट की सवारी करना, मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत करना या किसी एक शादी में अचानक से पहुंच जाना, ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन इसके अलावा कितने जगहों पर पीएम गए, कितनी रैलियां प्रधानमंत्री ने की, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो पहले आप ये जानिए कि पीएम मोदी ने अपने विजय संकल्प को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां की हैं और 5 रोड शो किए हैं। दोनों फेजेस के बारे में आपको जानकारी दे रही है, क्योंकि आज तो सेकेंड फेज का चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। तो 20 रैली जो है वो की है किसने? मोदी ने पश्चिम बंगाल में, और 5 रोड शो किए हैं। पहले फेज में 11 रैलियां की और 2 रोड शो किए, और दूसरे फेज में 9 रैली की और 3 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। सेकेंड फेज में खासकर पीएम ने बेशक 9 रैली की हों, लेकिन 3 रोड शो किए हैं। कलकत्ता में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, 300 साल पुराने मंदिर में चले गए, काली मंदिर में प्रधानमंत्री। यानी जो टीएमसी एक नैरेटिव बनाती है ना, बंगाल अस्मिता पर खतरा, अगर बीजेपी आ जाएगी तो बंगाल अस्मिता खतरे पर आ जाएगी, उन तमाम नैरेटिव्स को बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की है। और उसी में कोशिश पीएम की रही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लोगों के बीच में जाना और जनसंवाद करना या उनसे एक जनसंपर्क स्थापित करना। इसी कड़ी में झारग्राम में उनका झालमुड़ी खाना था। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी फेवरेट स्नैक्स है, और ऐसी दुकान पर पीएम का जाना, झालमुड़ी बनवाना और खाना सीधे तौर पर पीपल कनेक्ट है। हुगली यानी गंगा पश्चिम बंगाल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उस हुगली में बोट यात्रा करना, ये भी एक बताने की कोशिश है प्रधानमंत्री के जरिए कि बंगाल की अस्मिता बीजेपी को कितनी प्यारी है। इसके साथ ही साथ ब्लॉगिंग करना या किसी की शादी में पहुंच जाना, ये सब कुछ बताता है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है पश्चिम बंगाल में बंगाल की अस्मिता से जुड़ने की, और पूरी कोशिश की है बंगाल के मुद्दों को उठाने की। 20 रैलियां और 5 रोड शो प्रधानमंत्री ने किए हैं। आज जब पीएम अपना आखिरी रैली कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि इतनी रैलियां करते हैं पश्चिम बंगाल में, इतनी मेहनत बीजेपी ने की है, कभी कभी थकान भी होती है, लेकिन लोगों के उत्साह से वो थकान दूर हो जाती है, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। यानी पूरे तौर पर बीजेपी ने इस चुनाव को अपने मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो चेहरा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, वो रहे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह इंपॉर्टेंट इस वजह से रहे क्योंकि उन्होंने सिर्फ चुनावी रैलियां, रोड शो या जनसंपर्क नहीं किया, उन्होंने बाकायदा पश्चिम बंगाल में कैंप किया। वो पश्चिम बंगाल में रुके, पश्चिम बंगाल के लोगों को, पश्चिम बंगाल के वोटर्स को, खासकर अपने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाने के लिए कि मैं पश्चिम बंगाल में ही हूँ,
टीएमसी के लोग कुछ नहीं कर सकते, जो एक आरोप टीएमसी पर लगते हैं कि टीएमसी के गुंडे, बीजेपी के कार्यकर्ता उनके वोटर्स को परेशान करते हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ही रहे। कई दिन उन्होंने कैंप किया और कितनी रैलियां की, 20 रैली अमित शाह ने की है, 5 रोड शो किए हैं। पहले फेज में 33 रैली की और 2 रोड शो किए। पहला फेज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पहले फेज में बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं। पहले फेज में बीजेपी को लग रहा है कि वो ज्यादा सीटें जीत सकती है, क्योंकि ये मुर्शिदाबाद वाला इलाका है, नॉर्थ बंगाल वाला इलाका है, दार्जिलिंग वाला, अलीद्वारपुर वाला, जहाँ बीजेपी ऑलरेडी बहुत अच्छा करती है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि 110 सीटें पहले फेज में बीजेपी जीत सकती है। तो 33 रैलियां यहाँ गृह मंत्री ने की थी और 2 रोड शो किए। दूसरे फेज की बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह ने रहकर कार्यकर्ताओं से, यानी कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहकर कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें और मीटिंग तो की हैं, साथ ही साथ 10 रैलियां और 3 रोड शो गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। और यहाँ भी अमित शाह ने यकीन दिलाने की कोशिश की है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो बंगाल अस्मिता सर्वोपरि होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले फेज के वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल का जो सीएम होगा वो बंगाली मीडियम में पढ़ा होगा, बंगाल में पैदा होने वाला होगा, बंगाली भाषा बोलने वाला होगा, बंगाली खान पान को जानने वाला होगा। तो ये सब कुछ बीजेपी ने किया है और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने रैलियां की हैं, 20 रैली और 5 रोड शो, बल्कि कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद किया है, लगातार बैठकें की हैं, अलग अलग पॉकेट से आ रही रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर बनाकर रखी है और कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जाए, कैसे अपने वोटर को घर से बाहर निकाला जाए, सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रहकर सुनिश्चित किया है। इसके अलावा अगर हम टीएमसी की बात करें तो एकमात्र चेहरा, सबसे मजबूत चेहरा है ममता बनर्जी, जिनको हराना बीजेपी के लिए हमेशा दूर की कौड़ी होता है। भाई 3 बार से ममता बनर्जी का जादू चल रहा है पश्चिम बंगाल में और तीनों बार यानी 2011, 2016 और 2021 के इलेक्शन में हर बार टीएमसी मजबूत हुई है। इस बार टीएमसी कमजोर हो रही है, ऐसा नैरेटिव बीजेपी ने चलाया, लेकिन क्या ममता बनर्जी ने ग्राउंड पर इस नैरेटिव को जाने दिया? और इस नैरेटिव को ग्राउंड पर जाने से रोकने के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा जनसभाएं की हैं, 100 से ज्यादा जनसंपर्क किया है। देखिए, ममता बनर्जी पैदल चलकर लोगों से कनेक्ट करती हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स में जाकर लोगों से कनेक्ट करती हैं। अब सोचिए ममता बनर्जी ने कैसे टीएमसी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी, क्योंकि ये पूरे बंगाल के लिए एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी। हर पॉकेट में ममता बनर्जी के समर्थक हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा जनसंपर्क किए हैं। पहले फेज में 50 से ज्यादा और दूसरे फेज में भी 50 से ज्यादा जनसंपर्क ममता बनर्जी ने किए हैं। ममता बनर्जी हर एक जगह जहां भी जा रही थी, टीएमसी के समर्थन में नैरेटिव बनाने के साथ साथ बीजेपी के नैरेटिव्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ममता बनर्जी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में बंगाल अस्मिता का मुद्दा सबसे ज्यादा चलता है, इसीलिए इसी मुद्दे को ममता बनर्जी ने उछाला। एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने उछाला या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के मुद्दे को ममता बनर्जी ने उछाला और साथ ही साथ माटी मानुष वाली पार्टी का जो नारा है वो ममता बनर्जी ने दोहराया। इस बार खास बात यह है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी काफी मेहनत करती नजर आई, क्योंकि इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने टक्कर देने के लिए शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी हैं और शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी हैं। तो भवानीपुर में काफ़ी जनसंपर्क किया ममता बनर्जी ने और अपनी जो पदयात्रा ममता बनर्जी करती हैं वो लगातार भवानीपुर में ममता बनर्जी ने की हैं। तो अपने चेहरे पर पूरे इलेक्शन को पुल करना अगर कोई विपक्ष के नेताओं में से जानता है तो वो है ममता बनर्जी, और इन्हीं ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए हर बार मुश्किल रहता है। इस बार बीजेपी को लग रहा है कि वो मुश्किल उन्होंने हल कर ली है और ममता बनर्जी जीत का चौका नहीं लगा पाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको रोकना इतना आसान नहीं है। बंगाली मानुष ममता बनर्जी के साथ रहेगा। अभी तो 4 मई को ही पता चलेगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा एक और चेहरा है, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार की चर्चा करेंगे तो आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक है और उन पॉकेट्स में योगी आदित्यनाथ की भूमिका इंपॉर्टेंट है जहां पोलराइजेशन ज्यादा होता है, यानी कि जहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करता है। हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट करना ये योगी आदित्यनाथ को अच्छे से आता है। कितना एग्रेसिव बोलना है, कितना हार्ड हिटिंग बोलना है, कितना सीधा बोलना है, योगी आदित्यनाथ को आता है और इसीलिए उन्होंने
जब जब वो पश्चिम बंगाल में गए तब तब उन्होंने कहा कि इसे काबा की धरती नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को, ये माँ काली की धरती है। बार बार ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जो एक पक्षीय कार्रवाई होती है वो नहीं करने देंगे। जय श्री राम की गूंज जैसे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है ऐसी पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर नमाज अता नहीं करने देंगे। तो वो सारे मुद्दे जो पोलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने की और उन्होंने भी कुल 18 रैलियां की हैं। पहले फेज में 12 रैली की है और दूसरे फेज में 6 रैली की है। आज भी कल्याणी में थे योगी आदित्यनाथ, वहां पर रोड शो कर रहे थे योगी आदित्यनाथ और उनके रोड शो में एकदम भगवा कलर देखने को मिल रहा था। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि भगवा सुनामी चल रही है, भगवा लहर चल रही है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावों में। तो ये सब कुछ हुआ है। अब तो खैर शोर थम चुका है चुनावी रैलियों का, जो होना था वो हो गया है। लाउड स्पीकर बंद हो गए, अब जनसंपर्क ही किया जा सकता है। एक दिन का समय शेष है, जनता को तय करना है 142 सीटों का क्या होगा। लेकिन इन 142 सीटों में ममता बनर्जी मजबूत क्यों है, आंकड़े समझ लीजिए। देखिए, ये 142 की जो सीटें हैं उनको 2 रीजन में हमने बांटा है। साउथ बंगाल में 107 सीटें हैं और ग्रेटर कोलकाता में 35 सीटें हैं। साउथ बंगाल की 107 सीटों में से टीएमसी ने 89 सीटें 2021 के चुनाव में जीती थी और बीजेपी ने कुल 18 सीटें जीती थी। और अदर्स की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम जो है वो शून्य हो गई थी 2021 के चुनावों में। और इस बार ये चुनाव काफ़ी हद तक उनकी मजबूती पर भी निर्भर करता है। बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं मुर्शिदाबाद मालदा इलाके की जहाँ अगर सीपीआईएम या कांग्रेस अच्छा करती है तो नुकसान टीएमसी को होगा, क्योंकि सीधे तौर पर मुस्लिम वोट कटेगा जिसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। खैर, साउथ बंगाल में तो फिर भी 107 में से 18 सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन ग्रेटर कोलकाता जहां सबसे ज्यादा दीदी मजबूत दिखती हैं, उस ग्रेटर कोलकाता में 35 सीटें हैं और 35 में से 34 सीटें ममता बनर्जी ने जीती। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता कितनी मजबूत हैं ग्रेटर कोलकाता में। और इसी ग्रेटर कोलकाता में रहकर बार बार अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और इसीलिए उन्होंने कैंप किया पश्चिम बंगाल में। बीजेपी 0 सीट, एक के अन्य के खाते में गई थी, आईएसएफ पार्टी के खाते में गई थी। तो ये है पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण। इसलिए सेकंड फेज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। माना जा रहा है कि सेकंड फेज के चुनावों में अगर बीजेपी अपनी सीटों में इजाफा करती है, इस बार बीजेपी को उम्मीद है हुगली, हावड़ा और नादिया जिले से। इन जिलों में बीजेपी को लग रहा है, इन पॉकेट्स में बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी अच्छा करेगी। तो अगर 142 सीटों में टीएमसी के विजय रथ को रोकने में बीजेपी कामयाब होती है तो समझिए बीजेपी की सरकार बन गई। और अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहता है टीएमसी का तो समझिए टीएमसी जीत का चौका लगा रही है। और इसके लिए आपको 4 मई का इंतजार करना होगा। 4 मई को आप देखेंगे सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। पश्चिम बंगाल के मन में क्या है, पश्चिम बंगाल ने किसको चुना है, ये 4 मई को ही तय होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।